हेलो दोस्तों, आज हम लोग ग्रुप डी के 28 नवंबर 2025 के साइंस के प्रश्न देखने वाले हैं। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं और ये आपको सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम के प्रश्न होंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं प्रश्न की तरफ, देखते हैं सबसे पहले प्रश्न की तरफ। पहला जो प्रश्न दिया हुआ है, पौधों में वृद्धि के केवल विशिष्ट क्षेत्रों में ही क्यों होते हैं? पौधों में जो वृद्धि होती है ना, वो केवल विशिष्ट क्षेत्र में क्यों होते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मेरिस्मेटिक उत्तक केवल विशिष्ट क्षेत्रों में ही स्थित होते हैं। देखिए, मेरिस्मेटिक उत्तक का काम होता है पौधों में वृद्धि कराना, और इसी उत्तक की वजह से आपको वृद्धि होता है, और ये सिर्फ और सिर्फ विशिष्ट क्षेत्रों में ही होते हैं। अगला जो प्रश्न है, पादप कोशिका भित्ति में मुख्य रूप से डैश से बनी होती है। जो पादप कोशिका भित्ति होती है वो मुख्य रूप से किससे बनी होती है? तो ये सेल्यूलोज की बनी होती है। हम जानते हैं कि जो कोशिका भित्ति होती है सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती हैं, और ये कोशिका भित्ति पारगम्य होती हैं। और हम जानते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली जो होती है वो अर्धपारगम्य होती है, और कोशिका भित्ति पारगम्य होती है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु आसवन द्वारा शुद्ध की जाती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, जस्ता। जस्ता को आसवन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में पोषण नाल अवशोषित पदार्थों का विभिन्न अंगों तक परिवहन होता है, जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों के निर्माण हेतु किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्वांगीकरण। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिकता में 443 केल्विन यानी 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर एथीन प्राप्त होता है। होने वाला रासायनिक परिवर्तन डैश होगा। तो देखो, इसको बोलते हैं निर्जलीकरण। देखिएगा, गर्म करने पे क्या होता है, एथेनॉल के अंदर जो H2O होता है वो वाष्पीकृत हो जाता है और केवल एथीन बचता है। तो इसको निर्जलीकरण कहते हैं, यानी जल को रिमूव करना यानी हटाना। अगला जो प्रश्न दिया है, 15 ओम और 5 ओम के दो प्रतिरोध 12 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित होगी? देखिएगा, यहाँ पे दो अलग अलग प्रतिरोध दिए हुए हैं। तो हम सबसे पहले कुल प्रतिरोध निकाल लेते हैं, यानी R इक्वल टू होता है R1 प्लस R2, यानी हो जाएगा R इक्वल टू हो जाएगा आपको 15 प्लस 5, यानी हो जाएगा R बराबर 20 ओम। ये कुल प्रतिरोध हो गया। अब हम जानते हैं कि I इक्वल टू होता है V/R। तो I आपका दिया हुआ है, जो दिया हुआ है 12 भी दिया हुआ है और R दिया है 20, तो भाग देने पे आपको मिलने वाला है 0.6, यानी ऑप्शन बी सही होगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, क्या होता है जब पेंडुलम बॉब अपनी औसत स्थिति से चरम स्थिति तक झूलता है? देखिएगा, यहाँ पे मान लो ये पेंडुलम बॉब है, अगर इसको झुलाना है तो जैसे यहाँ आ जाएगी तो ये इसकी चरम स्थिति हो जाएगी। तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसका गतिज ऊर्जा कम होगा और इसका स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगा। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा यानी ऑप्शन सी होगा, स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है और गतिज ऊर्जा घटती है। अगला जो प्रश्न है, प्रजनन स्वास्थ्य में गर्भ निरोधक का क्या उद्देश्य है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, और नियोजित गर्भधारण। अगला जो प्रश्न है, हवा से तिरछी दिशा में चलकर कांच के एक स्लैब में पड़ने वाली प्रकाश की किरण पर विचार करें। देखिएगा, ये मान लीजिए ये कांच के दर्पण है, इसमें जब इसमें ये प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो इसका क्या इसके बारे में दिया हुआ है? तो देखिएगा, पहला दिया आपतन कोण और आपतन कोण अपवर्तन कोण से छोटा होता है, ये गलत दिया है। देखिए, आपतन कोण और अपवर्तन कोण हमेशा ही बराबर होते हैं।
यानी ये गलत है। दूसरा दिया है आपतन कोण और निर्गमन कोण से बड़ा होता है, ये भी गलत दिया है। यानी अपवर्तन को ही निर्गमन कोण बोलते हैं, तो ये भी इक्वल होते हैं। उसके अलावा दिया है ऑप्शन सी दिया है, ये 3 दिया है, जैसे ही प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है, यानी ये जो प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है तो प्रकाश की चाल कम हो जाती है। हम जानते हैं कि वायु जो होता है वो विरल माध्यम है, जबकि कांच होता है सघन माध्यम। तो जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है तो उसकी गति कम हो जाती है। ये यानी ऑप्शन 3 जो दिया है कथन वो 3 सही है। अगला जो है आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के समानांतर होते हैं, ये सही है। जैसे ही ये दोनों किरणें निकलेंगी, भले ही वो मान लीजिए यहाँ से निकल रही है, अब यहाँ से प्रकाश की किरण जाएगी, ये मुड़ेगी और फिर यहाँ जाएगी, तो यहाँ से इनको कीजिएगा तो ये एक दूसरे के समानांतर होगी। यानी ऑप्शन 4 भी सही है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 3 और 4 दोनों सही होंगे। दिया हुआ है कि अभिकथन और कारण जो दिया है, इन दोनों के बीच में संबंध का को देखिए कौन सा संबंध है, यानी सही है कि गलत है। तो पहला जो कथन दिया हुआ है, ध्वनि तरंगे अयांत्रिक तरंग है, नहीं, जो ध्वनि तरंगे होती है वो यांत्रिक तरंग होती है, यानी ये गलत दिया हुआ है। और दूसरा दिया हुआ है ध्वनि तरंगों का संचरण के लिए एक भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है, ये सही दिया है। बिना माध्यम के ध्वनि का संचरण परिवहन नहीं हो सकता है, यानी ऑप्शन ये कारण सही है, लेकिन कथन जो है वो गलत है, यानी ऑप्शन बी सही होगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, विदेश एक मुर्गी पालक ऐसे पक्षी चाहता है जो कम चारा खाए, ज़्यादा गर्मी सहन कर सके और अच्छी गुणवत्ता वाले चूजे पैदा कर सके, उसे कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए। देखिए, अगर उसको मुर्गी चाहता है जिसमें वो चारा कम खाए, ज़्यादा गर्मी की सहन करे, तो कम चारा खाए तो उसके लिए फ़ायदे का लिए होगा, और गर्मी कम सहन करे यानी वो हमारे यहाँ के परिवेश में ढल सके, और अच्छी गुणवत्ता आपको विदेशों में मिलती है। तो इसके लिए ज़रूरी है विदेशी और स्थानीय मुर्गी पालन का संकरण से ही हम एक उन्नत किस्म के मुर्गी के चूजे प्राप्त कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन धनात्मक आवेशित गोले में यादृच्छिक रूप से प्रसारित होते हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो धनात्मक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होता है ऋणात्मक, तो जितने भी धनात्मक कण होंगे ना वो उससे आकर्षित होगा, यानी ऑप्शन ए सही है। अगला जो प्रश्न है वो दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन कथन सही है। देखिएगा, घ्राण सूचकों का उपयोग किसी यौगिक की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति की जांच के लिए किया जाता है। उसके बाद दिया है, यानी ये सही है, यानी घ्राण सूचक जो होते हैं ये सूचक विशेष सूचक होते हैं जिनका उपयोग हम लोग अम्ल और क्षार को पहचानने के लिए करते हैं। अगला जो ऑप्शन दिया हुआ है ये भी दिया, लौंग का तेल एक घ्राण सूचक है, ये भी सही है। तीसरा जो दिया है, लौंग के तेल का उपयोग किसी भी यौगिक की शुद्धता जांच के लिए किया जाता है, ये गलत है। ये यौगिक की शुद्धता के लिए नहीं, उसको सिर्फ अम्ल और क्षार के पहचानने के लिए, यानी एक घ्राण सूचक के रूप में किया जाता है। यानी दिया है ऑप्शन सी जो दिया है, केवल ए और बी सही होगा। अगला जो प्रश्न है, आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि जब कोई पिंड किसी तरल पदार्थ में डूबा होता है तो उसे डैश का अनुभव होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है ऑप्शन डी, पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर ऊपर की ओर बल लगता है। देखिएगा, जब किसी पदार्थ को, ठोस पदार्थ को किसी द्रव में डुबाएंगे तो उसके भार में एक अप्रत्यक्ष कमी महसूस होती है, और वो कमी क्या होता है, जब वो उस वस्तु द्वारा विस्थापित जल के भार के बराबर होता है, तो इसको बोलते हैं उत्प्लावन बल, यानी आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सबसे अच्छे ढंग से बताता है कि हार्मोनल गर्भ निरोधक गोलियों के दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी दिया है, वे प्राकृतिक हार्मोनल संतुलन को बाधित करती है, यानी प्राकृतिक रूप से जो आपका
गर्भधारण की जो क्षमता होती है उसको बाधित करता है और अन्य शारीरिक कार्यों को प्रभावित करती है, और शरीर में अन्य सारी जो गतिविधियों को उसको भी प्रभावित करती है, यानी ऑप्शन सी सही होगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, उस तत्व का पहचान कीजिए जो प्रकृति में अणु के रूप में विद्यमान नहीं होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, हीलियम। हीलियम जो होता है वो अणु के रूप में विद्यमान नहीं होता। आयोडीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन अणु के रूप में विद्यमान होते हैं। अगला जो प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में कौन सा कथन ठीक प्रकार से वर्णन करता है कि ठोसों और द्रवों की तुलना में गैसों को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, गैसों के कण शिथिल रूप से संकुलित होते हैं और उनमें अंतर आणविक अंतराल अधिक होते हैं, यानी ऑप्शन बी सही दिया है। अगला जो प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में कौन सा यौन संचारित रोग जीवाणु के कारण होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सुजाक। जो HIV एड्स है वो वायरस के द्वारा होता है, आंत ज्वर जो होता है वो भी वायरस के द्वारा होता है, और मस्सा ये भी वायरस के द्वारा होता है, लेकिन सुजाक जो होता है वो आपको जीवाणु के द्वारा होता है। अगला जो प्रश्न है, एक गोलीय लेंस का वृत्ताकार बाह्य रेखा के प्रभावी व्यास को कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है द्वारक। इसको अपर्चर कहते हैं। अपर्चर कैसे कहते हैं, देखिएगा ये है, मान लीजिए आपका ये लेंस दिया है, ऐसे लेंस है, और ये इन दोनों के बीच में जो ये, इसी को बोलते हैं अपर्चर का द्वारक, यानी इसके बीच में प्रकाश क्या करता है, आपको जाने पे वो अपवर्तित होता है, परावर्तित, अपवर्तित यानी अपवर्तित होता है। अगला जो प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में कौन सा बड़े बांधों का परिणाम नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, वन रोपण। अगला जो प्रश्न है, कार्बन यौगिकों के संदर्भ में शाखित श्रृंखला की संरचना क्या विशेषता है। तो कार्बन परमाणु मुख्य कार्बन श्रृंखला से जुड़े होते हैं और पार्श्व समूह से बनाते हैं। देखिएगा ये कार्बन ये जुड़ा हुआ है ना, ये तो इसको बोलते हैं ये मुख्य श्रृंखला हो जाएगा, मान लीजिए, और इसके साथ जब ये जुड़ता है ना इसको बोलते हैं पार्श्व, तो यानी ऑप्शन डी सही होगा। अगला जो प्रश्न दिया है, जब एथीन ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करता है तो किस उत्पाद का निर्माण करता है। देखिएगा एथीन और ब्रोमीन के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, 1,2-डाइब्रोमेथेन बनाएगा, यानी ऑप्शन बी सही होगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा गति समीकरण कण के अंतिम वेग से स्वतंत्र है। देखिएगा अंतिम वेग के लिए होता है हम v इस्तेमाल करते हैं, तो देखिए यहाँ v है, यहाँ भी v दिया हुआ है, यहाँ भी v दिया है, लेकिन s = ut + ½ AT² में यहाँ v नहीं है, यानी ऑप्शन डी सही होगा। अगला जो प्रश्न है, कम द्रव्यमान और उच्च वेग वाली गोली समान चाल से फेंके गए पत्थर की तुलना में लक्ष्य को अधिक गहराई तक भेज सकती है। देखिएगा मान लीजिए एक हम गोली लेते हैं, उसका वजन है 10 ग्राम का है, और दूसरा लेते हैं हम जो 300 ग्राम का है, और दोनों को एक समान चाल से फेंकने पे तो ये 10 ग्राम की जो गोली है ना वो ज़्यादा गहराई तक, अधिक गहराई तक भेज सकती है, क्योंकि इसका जड़त्व तो क्या है, कम है। जड़त्व तो कम रहने पे और स्पीड गति ज़्यादा रहने पे वो ज़्यादा गहराई तक जा सकती है, जबकि अधिक भार हो जाने की वजह से क्या होता है, वो उसका जड़त्व तो ज़्यादा हो जाएगा लेकिन वो उतनी गतिशील नहीं रह पाएगी। अगला जो प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में कौन सा किसी पदार्थ का अभिलक्षणीय गुणधर्म है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रतिरोधकता।